नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में खासतौर से इंदौर में सियासी हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसका कारण यह है कि पार्टी के बड़े नेता एक तरह से मोर्चा खोल चुके हैं। भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत ने बड़ा आरोप लगाया है और वो भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर निशाना साधा है। राजवर्धन दत्ती गांव को लेकर कहा कि जमीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं, खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है। सीधे तौर पर भंवर सिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि सिंधिया के पार्टी में आने के बाद भाजपा की जमीन खाली हो गई है, बीजेपी के सिद्धांत छूट गए हैं। आइए सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इसके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की, और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है ये। तो आपने सुना भंवर सिंह शेखावत को, और इसे विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं ब्रिजेश चौक से जी। ब्रिजेश जी, भंवर सिंह शेखावत जी ने एक बार फिर से मुखर होके वही बातें कही हैं जो शायद सत्यनारायण सत्तन जी भी कह रहे हैं, और पार्टी के कई अलग अलग नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए अभिषेक, भंवर सिंह शेखावत कौन है, सबसे पहले ये समझना होगा। भंवर सिंह शेखावत लगातार विधायक रहे हैं। वो एक सीट से एक बार चुनाव लड़ते हैं, दोबारा उस पर मौका दिया जाता है तो वो चुनाव हार जाते हैं। 2018 में वो बदनावर सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें हराने वाले थे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, जो 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं और फिर उस सीट से जीत जाते हैं। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में आए हैं, उन्होंने उनके हक पर डाका डाल दिया है। उनको जो मौका मिलना चाहिए था वो मौका उनकी वजह से नहीं मिलेगा। अब बदनावर से भंवर सिंह शेखावत को निश्चित तौर पर टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से राजवर्धन सिंह दत्ती गांव विधायक हैं, मंत्री हैं, और उन्होंने वो साबित किया है भाजपा में आने के बाद कि वो भाजपा में आकर किस तरह से भाजपा की रीति नीति को समझ गए हैं। उनको बाकायदा उपचुनाव के बाद जो जिम्मेदारियां दी गई हैं पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा, उनको बखूबी उन्होंने निभाया, तो वो अपना वर्चस्व वहाँ कायम कर चुके हैं। अब भंवर सिंह शेखावत को लग रहा है कि उनको वहाँ से टिकट मिलना मुश्किल है, इस वजह से उनके बगावती तेवर हो रहे हैं। वो उस सीट से टिकट मांग रहे हैं जहाँ से कि उनको लगता है कि वहाँ से पार्टी पिछली बार हारी है, वो हारी हुई सीटों से टिकट मांग रहे हैं, बाड़नगर से टिकट मांग रहे हैं। तो ये उन लोगों की पीड़ा है, चाहे हम दीपक जोशी की बात कर लें, चाहे भंवर सिंह शेखावत की बात कर लें, जिनको लग रहा है कि अब 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो
तो वो सौदेबाजी कर रहे हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब वही बातें कह रहे हैं आप भंवर सिंह शेखावत से, सुन लीजिए। उनसे जब उनसे पूछा गया कि पार्टी फोरम में आपने किससे ये बातें की, तो नहीं, उन्होंने किसी से ये बात नहीं की। मैसेज किसके माध्यम से दे रहे हैं बीजेपी के नेता? मीडिया के माध्यम से, जैसा पहले कभी होता नहीं रहा है। तो आज की तारीख में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स से 2023 में उनको भी चुनावी मैदान में उतरना है, और उनको मालूम है कि बीजेपी अब बदल चुकी है। वैसी बीजेपी नहीं है कि जो कहे कि आपको हार भी रहो तब भी आपको टिकट दें। एक समय था जब बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं हुआ करते थे, तो वो ऐसे लोगों को टिकट दे देती कि हारने वाली सीट पर भी कि भाई आप चुनाव लड़िए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, बीजेपी बदल चुकी है। वो उसी व्यक्ति को टिकट देगी जो जीत सकता है, जीत की संभावना हो। तो अब जिनको जीत की संभावना लग रही हैं सर्वे के आधार पर, यही वजह है कि दीपक जोशी बहुत समय पहले ऐलान करते हैं कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, 6 तारीख के बाद मैं ज्वाइन करूँगा, 6 मई के बाद। तो आप देखिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनसे तमाम बड़े नेताओं ने बात कर ली। जामवाल तक जैसे नेता सक्रिय हो गए हैं जो नाराज़ हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं टिकट की भरोसा दिलाया जाए, आश्वासन नहीं, सिर्फ ये कह दिया जाए कि आपको टिकट दिया जाएगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। और वो आज की तारीख में बीजेपी में कोई कहने वाला नहीं है, कह भी नहीं सकता, क्योंकि यदि आपका सर्वे में नहीं आया, आपके पास जीतने वाले कैंडिडेट नहीं है आप, तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, भले ही आप किसी के पुत्र हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हों, चाहे बड़े नेता हों। और बीजेपी में जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का कोई भविष्य नहीं रहा। तो ये जो अभी एक दौर चल रहा है, ये ब्लैकमेलिंग का दौर चल रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। इसी कारण नेताओं की वो भाषा आ रही है। जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से आए लोगों की वजह से हालात खराब हुए, निश्चित तौर पर कांग्रेस से नहीं आए लोगों की वजह से भी यदि ये लोग नहीं आते तब भी इनका टिकट कटना तय था, क्योंकि बीजेपी युवाओं को आगे ला रही है। और यही बात आज भंवर सिंह शेखावत कह रहे हैं कि आप बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे। तो सम्मान किस तरह का चाहिए? आप देखिए, जब भंवर सिंह शेखावत चुनाव हार जाते हैं, उन्हें अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन वो गलत लोन देने के आरोप में फिर उन पर कार्रवाई होती है। तो आप देखिए कि ये सब एक तरह से अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजनीति में सबको, चुनावी राजनीति में उतरने के साथ साथ सबको दर्जा चाहिए, राज्य मंत्री का दर्जा दे दीजिए, आप कहीं नियुक्ति कर दीजिए। ये वो मौसम है, वो समय चल रहा है कि जब आपकी बात सुनी जाएगी। इसलिए इस तरह की आवाज़ें आपको और भी सुनाई देंगी, इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स और भी होगी। कुछ लोग जाएंगे भी, और कुछ लोग जो चले जाएंगे उनकी आड़ में बाकी के लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब दौर बदल गया है, बीजेपी ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स में आएगी। हालांकि उसके तमाम बड़े नेता मैदान में उतर आए हैं, ऐसे नाराज लोगों को मनाया जा रहा है, उनको आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन पक्का वादा नहीं किया जा रहा है कि यदि वो टिकट चाहते हैं तो टिकट। और कांग्रेस में आपको मौका इसलिए मिल रहा है कि कांग्रेस के पास, यदि हम बात करें कि बीजेपी में बहुत सारे नेता उनके आ गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो वो उन जगह पर उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो उनको तो ऐसे लोगों पर दाव चलना ही है। यदि दीपक जोशी को वो टिकट का वादा कर देते हैं तो कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके पास ऐसा उम्मीदवार नहीं है। उनके जो जनाधार वाले नेता थे वो छोड़कर आ चुके हैं। और बीजेपी में नेताओं में वो भगदड़ इसलिए देखी जा रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि जो लोग आ गए हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको आगे भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है, निश्चित तौर पर उनमें से भी कुछ लोगों के टिकट कटेंगे, लेकिन जिन लोगों की संभावना है वो ताड़ चुके हैं। ऐसे ही जगह से आपको इस तरह के बगावती तेवर सुनाई दे रहे हैं। तो पार्टी इनको कितनी गंभीरता से लेती है, इनको किस तरह के आश्वासन देती है, नाराजगी इनकी दूर होती है या नहीं होती है, या ये कांग्रेस में एक तरह से संभावनाएं देख रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और किन किन लोगों को कांग्रेस मौका देती है और भाजपा किन लोगों को मनाती है, और कुछ लोगों को क्या इसी आसार पर छोड़ देती है कि हाँ चले जाइए। और जब तरह से हम देख रहे हैं प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस अपने दरवाजे तो बंद नहीं कर रही, उसके नेता तो खुद निकल कर जा रहे हैं, ऐसे में वो दूसरों को बुला रही है, तो उनका क्या भविष्य होगा? हम सरताज सिंह का भविष्य भी देख चुके हैं, हम गौरीशंकर बिसेन का भी भविष्य देख चुके हैं, जो कांग्रेस में गए थे और किस तरह से उनकी वापसी हुई है। तो ये देखने की बात होगी कि बीजेपी से जो लोग जा रहे हैं मौका परस्ती के तहत जा रहे हैं, या उनको वाकई में राजनीतिक भविष्य दिख रहा है वहाँ पर, और उनके जाने के बाद क्या वो कांग्रेस को जिता पाएंगे या कांग्रेस के में उनको स्वीकार किया जाएगा, ये भी देखने की बात होगी। अभिषेक जी, ब्रिजेश जी, जब हम बात कर रहे हैं सिंधिया को लेकर और उनके सारे जो विधायक आए पार्टी में और उसके चलते आरोप लगा रहे हैं कि जमीन खोखली हो गई है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस के जो ये विधायक आए थे तो अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को भी लेकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, और जाहिर तौर पर जो लोग सालों से एक दूसरे के विरोध में कार्यकर्ता चुनाव लड़ते रहे तो उनके लिए एकदम से समन्वय बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में उनके जो नेता होते हैं उनका भी ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, उनकी भी जरूरतों के बारे में ध्यान रखें। तो यही आरोप चाहे वरिष्ठ नेता दीपक जोशी हो, चाहे भंवर सिंह शेखावत हो या सत्यनारायण सत्ता हो, वो भी लगा रहे हैं कि आप उन लोगों को लेके तो आ गए हैं, लेकिन विचारधारा का क्या? जो लोग इतने सालों से काम कर रहे थे आपने उनको दरकिनार कर दिया। भले ही आप चुनाव जिताओ उम्मीदवार लेके आए हो दूसरी पार्टी से, लेकिन जो आपके लिए उनको किनारा कर दिया, उनकी बातों को नहीं सुना।
ब्रिजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? दरवाजा खोल दो, यहीं से आने दो, सामने से। ब्रिजेश जी, लगता है कुछ तकनीकी समस्या, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में सियासत काफी तेज हो चली है और एक के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और खासतौर से उन क्षेत्रों से जहां पर कांग्रेस के विधायक जो है वो पार्टी में शामिल हुए, वहां से बीजेपी के पूर्व विधायकों की आवाज उठ रही है। वो जो चुनाव हार गए हैं या फिर वो जो काफी लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव के पहले इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर ये सवाल उठ रहा है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं और जिन आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज हैं या फिर कुछ और भी है, कुछ और भी जरूरतें हैं जिनको लेकर आवाज उठाई जा रही है।